आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन आज हम लोग 2024 के लिए ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे प्रकाश जो है, प्रकाश चैप्टर का परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर जो है हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए जल से भी बनता है, प्लास्टिक भी उसमें लगा रहता है और कांच भी लगा रहता है, लेकिन मिट्टी का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाती है। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। इसको हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों एक वीडियो में, जो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका बी हो जाएगा। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर जब इसको रखेंगे तो ये क्या बनेगा, सामने अगर रखेंगे तो यह वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। देखिए माइनस जब आ रहा है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी जब माइनस आ रहा है तो ये हमेशा अवतल दर्पण दर्शाता है। क्या होता है? अवतल दर्पण या लेंस भी होता है ये माइनस में। मतलब माइनस में कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोग का माइनस में आएगा वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। माइनस में अगर आ गया तो अवतल दर्पण का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है हम लोग का 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के देखिए अपवर्तन के 2 नियम है और परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के भी 2 नियम है। अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है ना, परावर्तन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। वो लेंस होता है, कौन सा होता है? लेंस होता है। उत्तल लेंस में जो है हम लोग का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब और उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r होता है। क्या होता है? sin i/sin r। ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा? ए नंबर, sin i/sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, 9 नंबर का। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो है हम लोग का आवर्धन जो है कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों v/u के बराबर हो जाता है। किसके? v/u, लेंस का। देखिए लेंस अगर पूछेगा, देखिए आवर्धन यानी होता है हम लोग का ये आवर्धन है ना, आवर्धन m को से डिनोट करते हैं। अगर लेंस होगा तो m बराबर, देखिएगा ध्यान से, m बराबर v/u होता है अगर ये लेंस है तब। ठीक है, क्या है? लेंस है तब। अगर वही हम लोग का दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अगर अवतल दर्पण हो जाएगा तो दर्पण का जो है हम लोग का m बराबर होता है माइनस का, दर्पण पूछेगा तो माइनस का v/u होता है। माइनस का v/u होता है अगर दर्पण होगा तो, अवतल दर्पण होगा तो, अगर लेंस होगा तो v/u होता है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या हो जाएगा। 11 में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या हो जाएगा। तो 11 का हम लोग का ए हो जाएगा, r=2f हो जाता है, r=2f। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 12 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, निर्गत कोण ही कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की
उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 13 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, एक डायोप्टर होती है। क्या होता है? एक डायोप्टर। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो वस्तु को हम लोग दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं। तो ये क्या होता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है। फिर हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है? सीधा भी होता है और छोटा होता है। तो ये जो होता है हम लोग का उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए हम लोग का सिंपली समझिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है कभी भी उत्तल दर्पण में हम लोग, उत्तल दर्पण कहाँ लगाया हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण जो है हम लोग लगाए रहते हैं कब? तो गाड़ियों के पथ से दृश्य के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में। कोई भी गाड़ी है, जैसे हम लोग का बाइक ही है, बाइक का जो मिरर लगा रहता है, ये मिरर है ना, ये जो मिरर लगा रहता है ये होता है हम लोग का, ये कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्योंकि आप ही सोचिए, इतना बड़ा गाड़ी को, मान लीजिए यहाँ पे दर्पण छोटा सा रहता है और बड़ा सा गाड़ी रहता है पीछे, जो हम लोग बैक साइड में देखते हैं, ट्रक हो गया या बस हो गया, कैसे हम लोग इतना छोटा दर्पण में ही इतना बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि उसमें सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखा देता है, हम लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है या अपसारी है? तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण हमेशा अभिसारी लेंस बनाता है। कौन सा होता है? अभिसारी लेंस। देखिए ई कैसे होगा, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से हम आपको बताते हैं याद करने का तरीका। देखिए यहाँ पे वो आ रहा है ना, वो ऐसे में भी देखिए, वो में वो ऐसे है, अब भो में भी ऐसे है ना। भो मानिए ये करके है, गोल ये भी है, गोल ये भी है ना। तो ये अवतल दर्पण कभी भी अभिसारी होता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। और उत्तल दर्पण को कहते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण को कहते हैं क्या? अपसारी। उ तो को ऊपर खींच दीजिए, है ना, अप आ जा रहा है ना, और उ को अ बना दिए और तो है ऊपर कर दिए, तो ये उप हो गया, है ना। तो ये हम लोग का अवतल दर्पण जो होगा अपसारी होगा। ठीक है। सिंपली याद करने का कुछ तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को कि याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये तो हमको पता है कि क्या होता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है ना। उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग को याद है। उसके बाद क्या होता है, ये वास्तविक होता है, ये काल्पनिक होता है। तो ये हमेशा, ये भी देखिए छोटा है, लेकिन इसमें देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर देगा कि क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है प्रतिबिंब और काल्पनिक बनता है। क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक क्यों बनता है? देखिए समझिएगा ध्यान से, काल्पनिक क्यों बनता है इसको समझिएगा। मान लीजिए, ध्यान से थोड़ा समझिए इधर, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक दर्पण रखे हैं और ये जो हम लोग ट्रक इतना बड़ा देख रहे हैं, तो ये ट्रक को इस दर्पण में देख रहे हैं तो ये छोटा ही ना बन रहा है, छोटा तो एक बन रहा है, और ये कल्पना ना किया गया है कि इतना छोटा में दिख रहा है, तो ये कल्पना किया गया है। तो इसलिए उत्तल दर्पण में जो बड़ा प्रतिबिंब होगा क्या होगा? काल्पनिक और छोटा होगा। ठीक है, समझ में रहा है ना, एकदम सिंपल वे में। देखिए हमारे पास दोस्तों इस चैनल पर पढ़िएगा ना, बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, तो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा व्यू जाता भी है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल वे में बताएंगे कि आप लोग आसानी से और ज़्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो 18 नंबर का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें जो है हम लोग का 18 नंबर क्या कर रहा था हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद 19 नंबर का दोस्तों कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा किस में बनता है? तो बड़ा हम लोग जानते ही हैं
किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। कैसे, अवतल दर्पण का हम लोग 2-3 को तरीका समझते हैं। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग का अवतल दर्पण से बनाने से, अवतल दर्पण में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो एक तो दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों, इसमें से छोटा चीज़, कोई भी एक दाढ़ी, छोटा सा बाल भी छूट जाता है तो इसमें क्या होता है, बड़ा सा दिखाता है, इसकी वजह से आसानी से हम उस बाल को फिर क्लीनिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण में जो होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, हम लोग का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। इसको और सर्च लाइटों में इसका, और कुकर, सौर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हो रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है हमेशा कैसा होता है, तो भी काल्पनिक होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। फिर हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों हम लोग का 21 का, कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसमें जो है, किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धन का क्या मतलब होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में जो है हम लोग का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है कैसा, सीधा है ना, कैसा बनता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं। आभासी मतलब काल्पनिक होता है, आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा, उत्तल दर्पण में जो है आभासी और क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी छोटा, आभासी माने काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, और छोटा का तो छोटा हो ही गया। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है हम लोग का किसका, उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम लोग का दोस्तों कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकसांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध क्या है। तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। 26 का ए नंबर हो जाएगा f बराबर r/2, f बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों को बताएं ना अभी। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हजामत बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अभी आप लोग को बताए हैं हम लोग सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग किसका, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं सौर कुकर में। उसके बाद देखिए सर्ज लाइट का परावर्तक सतह भी जो होता है, सर्ज लाइट का परावर्तक सतह भी होता है हम लोग का क्या चीज़ का, अवतल दर्पण में ही यूज करते हैं। सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोगियों का जो है, रोगियों का नाक, कान या गला जो है, रोगियों का नाक, कान यानी गला आदि को जो है जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें भी हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पानी में डूबी हुई उत्तल लेंस फोकस दूरी में हवा, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो ये जो हो जाएगा 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का बी नंबर हो जाएगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है हम लोग का 32 का बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब ये क्या होता है, तो 33 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का भी, फोकसांतर से कम दूरी पर होता है तब होता है। क्या होता है, फोकसांतर से कम दूरी पर होता है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता हम लोग का फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये बड़ा और
वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब f और 2f के बीच में रखते हैं ना बिंब को, बिंब माने होता है वस्तु, बिंब माने क्या होता है? वस्तु। बिंब का मतलब होता है वस्तु को अगर हम लोग रखते हैं f और 2f के बीच में, तो ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? बड़ा और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 36 नंबर कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 36 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि किस लेंस का उपयोग हम दीर्घ दृष्टि दोष को अवशोषित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष को अवशोषित किया जा सकता है किस लेंस का प्रयोग करने से? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग करने से दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि नई कायिका चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब यानी क्या हो जाएगा? वस्तु, यानी यू का मान। यू का मान हमेशा निगेटिव होता है। यू का मान लेंस में भी हो या दर्पण में भी हो, यू का मान हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? यू का मान हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों 39 नंबर का कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। इसका हो जाएगा ए नंबर। लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी यानी f, वस्तु की दूरी u और बिंब दूरी v में संबंध है। तो ये क्या संबंध होता है? तो ये जो है हम लोग का गोलीय लेंस का फॉर्मूला होता है। क्या? इसको याद रखिएगा बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/v - 1/u = 1/f होता है। यानी गोलीय लेंस का जो है, ये कहने का मतलब हमारा लेंस का फॉर्मूला है। क्या है? लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है ना, 1/v - 1/u = 1/f। और अगर वही दर्पण का फॉर्मूला बोलेगा तो दर्पण का फॉर्मूला हम लोग का ये हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? दर्पण का फॉर्मूला। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग किसका? इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? तो इसको हम लोग लेंस का फॉर्मूला बोलते हैं। किसका? लेंस का फॉर्मूला। ये लेंस हो गया और ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो एकदम सिंपल, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? यानी r बराबर क्या होता है? तो 2f। अभी पढ़े हैं ना 2f, r बराबर 2f, ऊपर ही पढ़े हम लोग। तो 2f का मान कितना दिया है? 10, यानी कितना हो जाएगा? 20। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का दोस्तों 42 नंबर की एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए r बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं 2f, तो फोकस दूरी यानी f का मान पूछ रहा है ना, तो f का मान पूछ रहा है तो r कितना दिया है? 28, r/2 बराबर क्या हो जाएगा? f, यानी f का फॉर्मूला होगा। तो f बराबर r का मान कितना दिया है? 28, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, यानी आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक बिंब रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बनता है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। किसके दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कि एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है। आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आवर्धन बराबर हम लोग का होता है, देखिए यहाँ पे देखिए दर्पण बोला है, अभी आप लोग को ऊपर ही बताए दर्पण जो होता है हम लोग का माइनस में होता है, बताए थे ना अभी ऊपर जस्ट ऊपर बताए हैं कि m कभी भी हमारा आवर्धन होता है तो दर्पण में होता है माइनस का v/u और लेंस में होता है v/u होता है ना। देखिए अभी हम आप लोग को तुरंत बताए थे, ये हम लोग का लेंस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का दर्पण का। तो देखिए दर्पण में आवर्धन अभी होगा माइनस v/u, तो माइनस लगा दिए और 3 5 6 30, यानी 6 जो होगा निगेटिव में हम लोग का आ जाएगा। तो ये माइनस का 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसी से थोड़ा सा देखिए प्लस का भी दिया है, तो कैसे बनाएंगे बढ़िया से याद रहेगा तब ना। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब पर रखी गई है, तो लेंस के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब, तो लेंस की फोकस क्या होगा? तो a बराबर r/2, यानी इसको काट दिए 15 दूना 30, यानी 15 सेंटीमीटर हो गया ना।
तो एकदम सिंपल वे में आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, आसानी से सब चीज़ समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो देखिए 20 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा 20 सेंटीमीटर। तो कभी भी सेंटीमीटर में अगर देगा तो लेंस की क्षमता यानी डी बराबर होता है 1/, क्या होता है 1/f होता है, ठीक है 1/f। तो देखिए ये सेंटीमीटर में हम लोग ले जाएंगे, यानी जो भी सेंटीमीटर में ये दिया है ना, तो ऊपर वाला भी देखिए ये होता है हम लोग का मीटर के लिए और सेंटीमीटर के लिए होता है, बट ऊपर में हम लोग का 100 हो जाता है। 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 20, तो 20 से काटेंगे तो 20 25 100 है। सेंटीमीटर में होगा तो 100/f लिखेंगे, 100/f। अगर मीटर में होगा तो d बराबर 1/f लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, यानी मीटर में। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि लेंस की क्षमता माइनस का 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। 5 डायोप्टर है तो ना, 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो इसका फोकस दूरी देखिए यहाँ पे 1/-5 कर देते हैं, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.2 मीटर, मीटर में दिया है। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, माइनस का 0.2 × 100 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, है ना, तो इसका आंसर हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। 4 डायोप्टर सिंपली है, आप लोग इसको 4 डायोप्टर आ रहा है ना, मीटर में दे रहा है तो सिंपली आप लोग कर सकते हैं, मीटर में लाना हो तो, है ना। अगर 100/4 करते हैं तो कितना आ जाता है 25 चौका 100 है। ये हम लोग का कितना में आ गया, ये हम लोग का सेंटीमीटर में आ गया। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 25 सेंटीमीटर आया ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.25, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन के, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होगा। तो वो समतल और उत्तल दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। 50 तक ही आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, आज हम लोग 50 तक ही देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा और भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए, है ना, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग 50 सेंटीमीटर का क्या करेंगे अवतल लेंस का यूज करेंगे। तो अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस हाँ 50 सेंटीमीटर का, हाँ ठीक है, ये 50 नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये वाला सब चैप्टर पढ़ेंगे, और ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये सब हम लोग पढ़े हुए अभी ऊपर का। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत सारा चैनल पे, इस चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है क्वेश्चन को, देख रहे हैं ना। इस सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आसानी से पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करके समझेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, लाइक करके, और थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेट करिए, जिससे हम आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर जो है देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे ये जो है हम लोग का 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको ध्यान से देखें। बहुत सारा इस चैनल पे पढ़ा दिया गया है दोस्तों। चैप्टर नंबर ये हम लोग का 2 है, चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ा के यहाँ पे दे चुके हैं। इसका आंसर पूरा चीज़ एकदम बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाए भी हैं, जिससे याद हो जाए आप लोग को। आज हम लोग 2 नंबर चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 नंबर चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो दूर बिंदु जो है मानव नेत्र के लिए हम लोग का हो जाएगा अनंत, है ना। अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, मतलब अनंत मानिए सिंपली। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किस प्रकार। तो इसका सी नंबर हो जाए पश्चिमाभि द्वारा। किससे, पश्चिमाभि द्वारा जो है फोकस दूरी में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं अभिनेत्र लेंस की। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है।
है ना। किस किरण मतलब देखिए कहने का मतलब हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। कहने का मतलब एक जब प्रिज्म लेते हैं तो सूर्य का किरण जो होता है दोस्तों, सूर्य का किरण जो होता है वो कैसे जो है जब मान लीजिए सूर्य का किरण जब हम लोग यहाँ से एक निकालते हैं, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग वाइट लाइट को अगर हम लोग घुमाते हैं तो ये जो है हम लोग को 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रिज्म से। कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा रंग जो है 7 को गिन लीजिएगा, है ना, इसमें 7 को ही होता है। और 7 को रंग में ही कौन सा रंग जो है ज़्यादा झुकाव हो जाता है, किस रंग का झुकाव अधिक होता है, वही पूछ रहा है। तो 3 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, हम लोग का बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव कम होता है। इसीलिए हम लोग लाल रंग का क्या करते हैं, लाल रंग का झुकाव कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का उपयोग हम किस में करते हैं, खतरनाक चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हर एक ट्रैफिक में हम लोग लाल रंग का ही यूज करते हैं ना, इसीलिए क्योंकि दूर से भी हम लोग को समझ में आ जाए, दिखने में लग जाए कि हाँ ये है। इसीलिए देखिए कह रहा है कि स्पेक्ट्रम द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। देखिए अभी बताया है ना प्रिज्म का। हर एक चीज़ पढ़िएगा दोस्तों, आराम से सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको कॉन्सेप्ट पढ़िए। इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता वह उस नेत्र में होता है। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे दूरदृष्टि होता है। ये उल्टा होता है, समझे, ये उल्टा होता है। नेत्र में निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो दूरदृष्टि होता है। और जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि मानव नेत्र जो होता है हम लोग का किस प्रकार का होता है, तो ये जो है हम लोग का होता है उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, किस पे बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, रेटिना पर बनता है। जैसे रेटिना एक पर्दा है मानिए, ठीक है, रेटिना जो है एक पर्दा है। कैसे हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं तो पर्दा पर बनाते हैं ना, दिखाते हैं। उसी तरह मानिए कि जो भी हम लोग का प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। कह रहे मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, वास्तविक और उल्टा होता है। जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है, लेकिन हम लोग का दिमाग जो है उसको क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। हम लोग को प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा ही बनता है, लेकिन हम लोग का दिमाग उसको क्या करता है, सीधा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को परिवर्तित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट कह रहे हैं हम लोग का कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है क्या, निकट की वस्तु को देख सकती है। साफ साफ देख सकती है क्या चीज़, निकट की वस्तुओं को। 10 नंबर का नहीं, दूरदृष्टि दोष को आँखें स्पष्ट साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष होता है जिसको निकट की वस्तुओं को नहीं दिखता है उसे दूरदृष्टि होता है। जिसके निकट की वस्तुओं को नहीं दिखता है उसे दूरदृष्टि होता है, यानी दूर की वस्तुओं को ही देख सकता है। क्या होगा, ये 10 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष को साफ साफ देख सकता है। कौन सा, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, उल्टा होता है। फिर कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तुओं को, है ना, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह देख सकता है। दूर की वस्तुओं को नहीं देखता है, निकट की वस्तुओं को देख सकता है। वो इसमें थोड़ा सा घुमाव फिराव है, थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष किसको होता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष किसको दिखता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या चीज़ होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जब दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है ना, तो इसी को कह रहा है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति देख सकता है क्या, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। समझ रहे हैं ना, बढ़िया से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है।
तो दीर्घदृष्टि किसको होता है, तो निकट जो वस्तुओं को नहीं देख सकते उसे दूरदृष्टि होता है। तो दूरदृष्टि वाले वस्तु दूर के वस्तुओं को देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में चित्र क्या सूचित करता है। ये जो है हम लोग का सूचित कैसे करता है, तो 12 का हम लोग का ए हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष करता है। क्या करता है, दीर्घ दृष्टि दोष। इसको समझना है, इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आंखें व्यवहार करती है, तो आंखें हम लोग का व्यवहार करती है उत्तर लेंस की तरह। अभी हम लोग पढ़े हैं 13 का बी नंबर हो जाएगा। आंखें व्यवहार करती है किस तरह, तो उत्तर लेंस की तरह हम लोग का व्यवहार करती है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों 14 नंबर कह रहा है कि मानव आँखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी हम लोग वस्तु देखते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे हम लोग किताब जितना दूरी पर पढ़ते हैं ना, मान लीजिए हमारे आँखें हैं और यहाँ पे वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लीजिए किताब ही हम पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे तो हम लोग का मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी हम लोग को कितना होना चाहिए, माने अधिक दूरी भी नहीं रहना चाहिए, मिनिमम ज़्यादा दूरी भी नहीं रहना चाहिए। अगर मिनिमम दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर के अंदर है, मतलब 25 सेंटीमीटर है, तो बहुत बेटर है और आंखें खराब होने का बहुत चांसेस कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर हम लोग का रहना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग जो है हम लोग करते हैं किसका, निकट दृष्टि दोष के लिए। अवतल लेंस का उपयोग हम लोग कब करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए। सिंपली आप लोग समझिएगा, देखिए। और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस चश्मा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का। समझिएगा दोस्तों, सिंपली समझाते हैं। देखिए निकट, ये कितना है, 3 लाइन है, तीन गो अक्षर है इसमें, निकट। अवतल में कितना है, 4 गो दृष्टि है, 4 गो है अवतल दृष्टि दोष, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और देखिए दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन सा, तो उत्तल लेंस। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में कई गो है, वर्ड को क्या है, 2 गो है वर्ड है, उत्तल कई गो है, 3 गो है उत्तल को है 3 गो। सिंपली याद रखिएगा, अगर 2 गो होगा तो ये 3 गो होगा, दूर दृष्टि 2 गो होगा, तो उत्तर लेंस कितना है, 3 गो अक्षर का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष अगर होगा 3 गो होगा, तो अगला कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा अवतल लेंस। समझ रहे हैं, सिंपली समझने का तरीका है। कोई लड़का कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि निकट दृष्टि दोष कैसे याद करेंगे और दूर दृष्टि दोष कैसे याद करेंगे, तो सिंपली हम लोग इस मेथड के द्वारा याद कर सकते हैं। अगर 3 गो अगर बोल दिया तो हम लोग चौथ का 4 गो को ले लेंगे। अगर ये 2 गो दृष्टि का बोल दिया तो हम लोग किसको ले सकते हैं, 3 गो को ले सकते हैं। 2 गो बोला है, 3 गो को ले सकते हैं, है ना, उत्तर लेंस। तो याद करने का एक तरीका होता है जिसको आसानी से हम लोग याद कर सकें, है ना, इस तरह हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 17 नंबर का। देखिए 17 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 17 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए निकट किस में कितना है, 3 गो है, तो 4 गो में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस। समझ रहे ना। जरा दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष में के लिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया जा सकता है लेंस कौन सा होता है, तो ये 18 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 18 का डी, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है हम लोग का 19 नंबर की श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में हम लोग का 7 वर्ण होते हैं। आपको बताए थे ना श्वेत प्रकाश में, है ना, व्हाइट लाइट में 7 को प्रकाश जो हम यहाँ पे प्रिज्म बनाए थे, यहाँ से श्वेत प्रकाश आता है यानी व्हाइट लाइट आता है, तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा कौन रंग मुड़ता है, तो बैंगनी रंग मुड़ता है, और सबसे कम कौन सा रंग मुड़ता है, तो लाल रंग मुड़ता है। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, तो बैंगनी रंग, और सबसे कम कौन मुड़ता है, लाल रंग। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, तो लाल रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, तो ट्रैफिक को लिए, जो भी खतरनाक चीज़ होता है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि दूर से भी वस्तु दिख जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं इसमें कि आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा होता है। देखिए अभी बताए हैं कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है। सबसे कम कौन सा होता है, लाल रंग कम होता है सबसे। श्वेत रंग प्रकाश में प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह रंग कौन सा होता है, तो देखिए सबसे कम विचलित होता है। अभी बताए हम लोग को 21 नंबर का ए हो जाएगा, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों के विभाजन को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, वर्ण माने रंग होता है, विक्षेपण मतलब विक्षेपण मतलब होता है क्या, विक्षेपण मतलब होता है आपका मतलब छिटकाव समझिए, है ना।
वर्ण विक्षेपण, मतलब रंगों का छितराव जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, तो रंगों का छितराव यानी इधर उधर भटकना, उसी को वर्ण विक्षेपण कहेंगे सिंपली। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका, तो सिंपली आप लोग समझिएगा, सिंपली आप लोग बता रहे हैं 23 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम होता है। इसको याद रखिएगा। प्रकीर्णन में पूछता है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता ही है, उसका मतलब भी होता है छितराव। प्रकीर्णन का मतलब भी क्या होता है, छितराव। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराव। तो पूछेगा तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन यानी छितराव जो है कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक में यूज करते हैं या खतरनाक चीज़ को दिखाने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, खतरा का चिन्हासी के लिए। ठीक है, देखते हैं ट्रेन को रुकाने के लिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों, ट्रेन को रुकवाने के लिए भी हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिख जाता है, यानी उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन यानी छितराव कम होता है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है मतलब चटकार समझिए, चटकार जो है सबसे अधिक दिखता है, समझ रहे हैं, तरंग दैर्घ्य का मतलब चटकार समझिए उसको। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने वाले श्वेत प्रकाश किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये जो है 24 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 24 का सी नंबर। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों का वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि 25 नंबर कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली किरण विभिन्न वर्ण के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। विभिन्न रंगों के प्रकाश कांच में भिन्न चाल से चलता है, अलग अलग चाल उसका होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्यों जो है इसका हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर का डी हो जाएगा। विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए जो होता है क्या होता है, वे लोग वर्णों में बट जाते हैं विभिन्न, इसीलिए प्रिज्म का हम लोग यूज करते हैं। उनके रंगों का जो है किरणों का विचलन जो होता है भिन्न भिन्न होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उत्तल लेंस कह रहा है ना, तो 27 का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कैसे, तो देखिए ये हम लोग का उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस कह रहा है हम लोग का, तो D = होता है 1/P। तो देखिए 1 बट्टा में 100 बट्टा में फोकस होता है, F सेंटीमीटर में है इसीलिए। तो यहाँ पे ये माइनस में ही हम लोग को दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 20, यानी 20 × 100 यानी 5, यानी ये 5 डायोप्टर हो जाएगा। हालांकि ये निगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, तो 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। देखिए परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कहने का मतलब देखते हैं, कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी भी हम लोग एकदम छाया में से अचानक धूप में से किसी छाया में आते हैं, छाया मतलब मानिए घर में आते हैं एकदम अचानक, तो हम लोग को एकदम अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है, देखते हैं एकदम अंधेरा सा दिखता है। या अंधेरा से हम लोग धूप में निकलते हैं तो थोड़ा सा आँख एकदम थोड़ा मतलब कम दिखता है पहले, उसके बाद धीरे धीरे दिखने लगता है। ये अचानक लाइट आ गया, घर में है लाइट अचानक बुझा हुआ है, रात में अचानक लाइट आ जाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके हमको दिखता है। क्यों, तो वही जो है हम लोग को वही पुतली का साइज को नियंत्रित करता है, क्या चीज़, परितारिका। क्या करता है, परितारिका, वही साइज को जो है छोटा बड़ा करता रहता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 29 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 29 का सी नंबर जरा दृष्टिदोष होता है। ठीक है, जरा दृष्टिदोष। अब देखिए जरा दृष्टिदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है, तो ये जो होगा हम लोग का दोस्तों 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कितना, तो 30 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है
तो सूर्य के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश में अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण होता है? प्रकीर्ण होता है यानी क्या होता है? प्रकीर्ण यानी छितराव होता है। तो 31 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, नीला रंग का, है ना, नीला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, मानव नेत्र कार्य करता है किसके समान? तो कैमरे की भांति करता है हम लोग का। कैसे? कैमरे की भांति। 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, कैमरे की भांति हम लोग का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो 33 का हम लोग का दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसी होती है? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 34 का बी नंबर गोलाकार होता है, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो 35 का ए नंबर हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है, नेत्र गोलक का व्यास 3.2 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक स्वच्छ संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं, कॉर्निया के पीछे एक स्वच्छ संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि परितारिका नियंत्रण करती है, परितारिका जो है नियंत्रण करती है, तो 37 का हम लोग का दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, पुतली के साइज को, पुतली जो बता रहे हैं ना साइज को छोटा बड़ा करता है, इसी के साइज को हम लोग देते हैं। कहीं अंधेरा में भी जाते हैं तो थोड़ा सा आँख को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फैलाते हैं, जिसकी वजह से तो कोई चीज़ हम लोग को दिख जाता है, दिखते हैं ना, वैसे ही हम लोग का, है ना। तो परितारिका नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा? परितारिका करता है। कौन सा करता है? 38 नंबर का हो जाएगा हम लोग का पुतली करता है ना, पुतली। अभी ना परितारिका को नियंत्रित करता है कौन सा? तो पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रण करता है, ये भी करता है कि पुतली करता है, ठीक है, पुतली, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं कहाँ होती है? सुग्राही कोशिकाएं जो है कहाँ होती है? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 39 का ए नंबर हो जाएगा रेटिना पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है? तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, प्रकाश सुग्राही जो है विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। प्रकाश सुग्राही जो है विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो 41 का हो जाएगा ए नंबर, मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का 242 में कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है? जब। तो 42 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए और बी दोनों, मोतियाबिंद की स्थिति ए और बी दोनों, क्यों? क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण जो है अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी छितराव अधिक होता है, किस रंग का? तो नीला रंग या बैगनी रंग, तो नीला रंग हो जाता है, ठीक है, नीला रंग या बैगनी रंग। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों, हमको विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझ भी गए होंगे और याद भी हो गया। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा। बहुत सारा इसी तरह कॉन्सेप्ट हम आप लोग को देने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, सिंपल, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रिज्म का ये कौन किया था? तो दोस्तों ये न्यूटन ने किए थे। न्यूटन ने जो है, मतलब कहने का मतलब ये जो स्पेक्ट्रम प्रिज्म जो दिए हुए थे और प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त कराए थे, 7 रंगों में क्या कराए थे? विभक्त कराए थे। ये कौन कराए थे? तो न्यूटन ने कराए हुए थे, न्यूटन। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो ये जो हमेशा देखिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। इंद्रधनुष जो बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में, मतलब सूर्य हम लोग का इधर मान लीजिए उग रहा है तो इंद्रधनुष हम लोग का इधर बनेगा, ठीक है। 46 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, इधर बनेगा। और मान लीजिए सूर्य इधर दिखा रहा है तो हम लोग का ये जो है इंद्रधनुष इधर बनता है। इंद्रधनुष देखें ना 7 रंगों में विभक्त रहता है, वही इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी नंबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में निर्वात का मतलब होता है जिसमें ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हवा भी नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट कह रहा है कि हम लोग का कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? 48 नंबर का ए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी देखते हैं आप लोग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है कि कभी भी हम लोग को
सूर्य भगवान जो है लालिमा दिखाई देते हैं, लालिमा दिखाई देते हैं ना, लालिमा दिखाई देते हैं, ये अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये लाल दिखाई देते हैं। देखिएगा सूर्य के उगने से पहले ये लाल पहले दिखाई देंगे, उसके बाद धीरे धीरे उगेंगे। तो ये कितना मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो 49 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या चीज़? हवा में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर वायुमंडल। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है यानी वायुमंडल। कहने का मतलब इसमें सभी बहुत सारे वायुमंडल में हम लोग का बहुत सारे अथी होते हैं ना, गैस होते हैं ना, वो इसीलिए विषमांगी मिश्रण बोल दिया है। कौन सा? वायुमंडल। इस तरह दोस्तों हम लोग आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों हम लोग यहाँ से देखिए 50 नंबर के बाद ये सब क्वेश्चंस को देखेंगे, एकदम सिंपल वे में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। 54 ही है ना, 54 ही है ना। और भी क्वेश्चंस दिया गया है, देखते हैं 54 क्वेश्चन ही पढ़ा देते हैं आप लोगों को, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए ये और 3-4 को क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को बनाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को बनाता है, ये कैसे बनाता है? तो 51 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 51 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर दृश्य। ठीक है, दृश्य। नेक्स्ट टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है कहाँ पे? तो जंगलों में देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को जंगलों में देखा जा सकता है, ये सिंपली आप लोग समझिएगा, वो भी घने जंगलों में। कहने का मतलब देखिएगा कभी हम लोग का खिड़की से बंद रहता है तो उससे एक अगर मान लीजिए कि कहीं से एक सूर्य का प्रकाश अगर इधर आता है ना घरों में, तो देखिएगा गर्दा की तरह इसमें दिखता है। इसी को टिंडल प्रभाव समझने के लिए समझ सकते हैं, सब छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता हम लोग का। कैसा? वायुमंडल नहीं होता तो कैसा प्रतीत होता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उल्लू को भी कैसा प्रतीत होता है? काला ही प्रतीत होता है। कैसा? काला ही प्रतीत होता है, काला। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारा क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा इसमें जो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन आप समझ के भी गए होंगे और बहुत सारा याद भी हो गया होगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिए। डेली का डेली इस पर प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।